पब्लिक आएगी, लोग आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे। लेकिन आज बहुत कुछ पता चला कि यार सूरत का मामला क्या है। और अच्छा, दुनिया की जो बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्री हैं वहाँ पे ये फिर डायमंड जाता है, फिर वहाँ सेल होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन इंडिया, बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉस। देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और अभी हाल ही में 19 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने ट्वीट करके इंडिया में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को रिवील किया है, द मैग्निफिसेंट सूरत डायमंड बोर्स। बाय द वे, पिछले 80 सालों से ये टाइटल यूएस के डिफेंस हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग पेंटागन ने होल्ड करके रखा था, जो कि अब इंडिया ने उससे ये टाइटल छीन लिया है। 15 फ्लोर्स, 125 लिफ्ट्स, 4500 से भी ज्यादा ऑफिसेज, 20 लाख स्क्वायर फीट का पार्किंग लॉट और करीब 35.54 एकर्स के टोटल एरिया के साथ सूरत डायमंड बोर्स ऑफिशियली दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है। नाउ 3200 करोड़ की लागत से बनी हुई ये एसडीबी बिल्डिंग इंडिया के डायमंड ट्रेडर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि कहा जा रहा है कि अकेले इसके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में करीब 5 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। पार्टली बिकॉज ये पूरी बिल्डिंग बेसिकली एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक मार्केट है। दरअसल करीब 66 लाख स्क्वायर फीट में फैले इसके ऑफिसेज में हजारों नेशनल और इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडर्स बैठेंगे और रोजाना लाखों डायमंड्स की यहां पर खरीदी और बिक्री चलेगी। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस एक बिल्डिंग के ऑपरेशनल होने के बाद सूरत एक्चुअल में द डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, जो पिछले 10 सालों से सिर्फ फॉर्मली डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बुलाया जा रहा है। और आपको मे भी ये पता नहीं होगा, बट पिछले करीब 10 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कॉम्प्लेक्स अब तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बाय द नेम भारत डायमंड बोर्स, जहां पर सूरत के डायमंड ट्रेडर्स भी रोजाना यहां पर बैठकर अपनी डायमंड्स की ट्रेडिंग करते हैं। करंटली डेवलप्ड सूरत डायमंड बोर्स को डायमंड ट्रेडर्स के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर बनाया गया है। 21 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के हाथों ऑफिशियली इनॉग्रेट होने के बाद यहां पर बेसिकली डायमंड बिजनेस से जुड़ी ये सभी एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रफ और पॉलिश डायमंड्स के सेल से लेकर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और उसके सॉफ्टवेयर्स का सेल, एवरीथिंग विल नाउ बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। इसके अलावा अगर डायमंड ज्वेलरी आपको खरीदनी हो तो इसी बोर्स के अंदर सभी इंटरनेशनल और नेशनल बायर्स के लिए 27 रिटेल आउटलेट्स भी खोले जाएंगे। अब यहां पर इस इतने ह्यूमंगस कॉलोनी को देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसके एनर्जी नीड्स भी काफी ह्यूमंगस होंगे और उससे आने वाला खर्चा, कैन इंडिया अफोर्ड इट राइट नाउ? वेल, एक्चुअली यस, क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइनिंग इस तरह से यूनिकली की गई है कि बिल्डिंग को जितनी मैक्सिमम एनर्जी अलॉट की गई थी, आज के तारीख में वो उसका आधा भी कंज्यूम नहीं करता है। दरअसल इंडिया में ना बिल्डिंग्स को रेट करने वाली काउंसिल है कॉल्ड इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो हर बिल्डिंग को इन क्राइटेरियाज के आधार पर कुछ स्कोर देती है। इसमें हाईएस्ट होता है प्लैटिनम रेटिंग फॉर 80+ स्कोर। प्लैटिनम बिल्डिंग्स यूजुअली एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो दुनिया के बाकी बिल्डिंग्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है, और सूरत डायमंड बोर्स को प्लैटिनम रेटिंग मिली है। रीजन बीइंग, इस बिल्डिंग की डिजाइनिंग की है मॉर्फोजेनेसिस ने, जिसने पहले भी ऐसे कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की दिल्ली आर्ट गैलरी, इन्फोसिस का नागपुर कैंपस और जयपुर का द पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन। एंड इन द केस ऑफ एसडीबी, उन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में ही एनर्जी एफिशिएंसी का बखूबी ध्यान रखा था। नंबर 1, यहां पर जो ऑफिसेस है ना, सिर्फ वो ही ट्रेडिशनली पावर्ड एयर कंडीशनर्स यूज करने वाले। नंबर 2, जो कॉमन एरियाज होंगे वहां सब चीजों को मेनली सोलर एनर्जी से पावर किया जाएगा। नंबर 3, फिर जो फ्लोर या फर्श है उसे कूलिंग कॉइल से लाइन किया गया है, जिसमें से फिर ठंडा पानी पास करके फर्श के जरिए कमरों की हीट को एब्जॉर्ब की जाए। इसे बेसिकली रेडिएंट कूलिंग कहते हैं, जो मोस्टली गर्म ड्राई रीजन्स में यूज की जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचे। बेसिकली बात कुछ ऐसी है ना, सूरत में डायमंड्स की ट्रेडिंग बिल्कुल इंडियन बाजार्स के जैसी होती है, जहां पर ट्रेडर्स सिंपल टेबल या चेयर या कभी कभी इवन जमीन पे बैठकर करोड़ों की डील करते हैं। सो इसीलिए नेचुरल वेंटिलेशन और इस ट्रेडिशनल फील को कंबाइन करके मॉर्फोजेनेसिस ने एसडीबी के डिजाइन में 150 एकड़ के 9 कोर्टयार्ड्स को भी इन्वॉल्व किया है, यानी कि अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्शन। एक्सेप्ट एक चीज पजल में फिट नहीं बैठ रही है। आखिर सूरत में एक नए डायमंड बोर्स बनाने की क्या जरूरत थी, जब बीडीबी इज ऑलरेडी इन प्ले? आई नो कॉमन सेंस यही कहेगा कि सूरत को पहले से डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था, सो उसे लेवल अप करने के लिए मे बी ये किया हो। बट यहां पर एक और एक सवाल उठता है कि आखिर सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला ही क्यों जाता है, जबकि इंडिया तो छोड़ो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर तो मध्य प्रदेश है।
स्पेशली उसका पन्ना डिस्ट्रिक्ट। सो इस दिशा में हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तब पता चला कि इंडिया में डायमंड माइनिंग में तो सूरत का कोई बड़ा रोल तो है ही नहीं। बस ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन इंडस्ट्री के डिस्ट्रक्शन के बाद इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को फिर से ग्लोबल बनाया है सूरत ने ही, और खास करके सूरत के दो भाइयों ने। सो अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन द्वारा लेड एक रिसर्च में यह सामने आया कि 600 बीसी से भी पहले एटलीस्ट वेस्टर्न इंडिया डायमंड्स, उनकी स्ट्रेंथ और उनके यूज, इन तीनों के बारे में जानता था और उसकी कारीगरी में माहिर हो चुका था। उसके बाद कई सदियों तक, अर्ली 18th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश था जहां डायमंड माइन डिस्कवर हुआ था। और मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पड़ने वाले गोदावरी डेल्टा रीजन की। एंड सो इतिहास में हमें यह मालूम पड़ता है कि थ्रू आउट सेंचुरीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 2000 years, इंडिया सिंगल हैंडेडली डायमंड इंडस्ट्री को रूल कर रहा था। इनफैक्ट सभी ग्लोबली फेमस डायमंड्स, जिसकी कोहिनूर, निजाम, होप डायमंड, रीजेंट डायमंड, ग्रेट मोगल डायमंड एंड द ऑर्लोव डायमंड, ये सभी इंडिया ने ही प्रोड्यूस किए हैं। इसके बाद जब इन दो जगहों पर दो और डायमंड माइंस डिस्कवर हुए तो धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज का डायमंड बिजनेस में डोमिनेंस बढ़ने लगा। एंड साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया का डायमंड बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो गया। एंड नाउ दिस फाइनली चेंज तब 20th सेंचुरी की शुरुआत में गुजरात के पटीदार कम्युनिटी के दो भाई, गंदा भाई कुबेर दास मवजीवनवाला और रंगीला दास कुबेर दास मवजीवनवाला, ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और सूरत का वाड़ी फलिया इलाका, जो करंटली मेड सूरत डायमंड बोर्ड से बस आधे घंटे की दूरी पर ही है, वहां पर उन्होंने डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे इससे हुआ यूं कि सूरत के कई लोग, स्पेसिफिकली पटीदार कम्युनिटी के लोग, ये स्किल्स सीखते गए और अगले 40 सालों या सिंपली 40s के दशक तक सूरत भारत का एक डायमंड कैपिटल बन गया, बट with a little push from Myanmar. Yes, 40s के दशक तक सूरत के साथ साथ साइमल्टेनियसली म्यांमार का रंगून रीजन भी एक डायमंड हब के तौर पर ग्रो हो रहा था, क्योंकि उस दौर में वहां पर डायमंड्स के साथ साथ रूबी जैसे बाकी जेमस्टोन्स भी मिलने लग गए थे। अब ऐसे में ऑब्वियसली सूरत के आर्टिजन्स और ट्रेडर्स भी वहीं पर जाएंगे जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पर मिले। सो देयरफॉर धीरे धीरे डायमंड बिजनेस सूरत और रंगून के बीच बट गया अंटिल 1942। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व जापानीज फोर्सेस ब्रिटिशर्स को हराने के लिए इंडिया के ईस्टर्न साइड से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, और इसी बीच उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले म्यांमार पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। इन अटैक से जैसे ही ट्रेडर्स और आर्टिसंस को खतरा महसूस हुआ, वो तुरंत रंगून से दूर भागे और अपना डायमंड बिजनेस उसी वक्त के सेकेंड बेस्ट लोकेशन यानी कि सूरत में कंसंट्रेट करने लगे, और बस यहीं से फिर सूरत की डायमंड ग्लोरी की शुरुआत हो गई। ऊपर से अगर आपको पता होगा तो सूरत भी मुंबई की तरह एक पोर्ट सिटी है जो तापी नदी के किनारे पर बसता है, और यही वजह है कि आज सूरत में दुनिया भर के 80 से 90% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग होती है, और डायमंड्स हमारे इंडियन एक्सपोर्ट का एक मेजर पार्ट है। एंड दिस माइट बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू, बट दिस इज अ फैक्ट। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में एक मेजर कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आईटी वगैरह का होता है, बट गेस व्हाट, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन में 3rd प्लेस पर जेम्स और ज्वेलरीज आते हैं, और उसमें भी 50% से ज्यादा शेयर अकेले डायमंड्स का ही है। और बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भारत डायमंड बोर्ड्स के साथ साथ उसी का एक एक्सटेंशन सूरत में भी ओपन करने का फैसला किया इन द फॉर्म ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इंडिया ने अपने लिए एक गोल सेट किया कि इस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स उन्हें 2027 तक $100 बिलियन के मार्क तक पहुंचाना है। अब जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री इतनी वाइड और डायनामिक है कि वो करंटली ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, जो कि डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग तक ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कामों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे में सिंस डायमंड बिजनेस का सबसे पहला स्टेप यानी कि डायमंड माइनिंग आजकल मोस्टली इंडिया के बाहर ही हो रहा है, यू नो, बिकॉज इंडिया के माइंस अभी डिप्लीट हो रहे हैं, सो इसीलिए फिलहाल इंडिया रफ डायमंड्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल रशिया की एल्रोजा कंपनी, ये दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड माइनर है, जिसके द्वारा माइंड रफ डायमंड्स का नियरली 1/3 हिस्सा इंडिया के पास आता है। इसके बाद यहाँ पर फिर इंडिया के आर्टिजन्स उन्हें बारीकी से पॉलिश करते हैं, और फिर अंत में ये फाइनली पॉलिश डायमंड्स एंटवर्प यानी बेल्जियम पहुंचता है, जो डायमंड्स का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब है और जिसे करंटली डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यानी कि बेसिकली अगर सूरत डायमंड बोर्ड्स अपने फुल पोटेंशियल को रीच करता है तो सूरत सिटी इसी एंटवर्प का टाइटल छीन सकती है, जिसे ओरिजिनली बाय द वे ये टाइटल इंडियंस ने ही दिलाया था। दरअसल अगर आपको एंटवर्प की कहानी नहीं मालूम तो एंटवर्प के 3/4 डायमंड बिजनेसेस पर आज की तारीख में भी इंडियंस का ही कंट्रोल है,
और दुनिया के 90% अनकट और 50% पॉलिश डायमंड्स वहीं पर बिकते हैं। इनफैक्ट आज एंटवर्प में मौजूद वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरर कंपनी रोजी ब्लू भी एक इंडियन ओरिजिन पर्सन अरुण कुमार मेहता की है, और ऐसे ही सैकड़ों कंपनीज वहां पर बड़े बने हैं बिकॉज ये सभी अपने डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में करवाते हैं, स्पेशली गुजरात के पालनपुर में स्थित जैन से जो उनके रिश्तेदार हैं। यानी कि अब बस एक आखिरी सवाल यहां पर उठता है कि क्या सिर्फ सूरत के इन डायमंड प्रोफेशनल्स को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी नेशनल और इंटरनेशनल डायमंड प्रोफेशनल्स मुंबई के भारत डायमंड बोर्ड से शिफ्ट होकर सूरत के डायमंड बोर्ड्स में अपना बिजनेस खोलेंगे कि नहीं? क्योंकि एसडीबी के पहले सूरत डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग तो करता था, लेकिन उसकी ट्रेडिंग के लिए उसके डायमंड प्रोफेशनल्स मुंबई पर ही डिपेंडेंट थे। एज आई सेड अर्लियर, मुंबई का भारत डायमंड बोर्ड्स प्रेजेंटली इंडिया का मेजर डायमंड ट्रेडिंग हब है। अब ऐसे में सिंस बीकेसी पहुंचने के लिए सूरत के डायमंड मर्चेंट्स को रोजाना 3 से 4 घंटे ट्रैवल करके मुंबई आना पड़ता है, या फिर ऑल्टरनेटिवली परमानेंटली मुंबई सेटल होना पड़ता है, सो नेचुरली एसडीबी उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन पड़ेगा। बट देन एसडीबी मेजरली तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब मुंबई के ट्रेडर्स भी एसडीबी में अपने ऑफिसेस ओपन करेंगे। अब इसके लिए एसडीबी के डेवलपर्स ने एक तरकीब भी सोची थी। उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में एक ऑफर लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई मुंबई का ट्रेडर एसडीबी में ऑफिस बुक करता है तो उसे 6 महीने तक मेंटेनेंस फीस की छूट मिलेगी, यानी कि 0 मेंटेनेंस फीस फॉर 6 मंथ्स। और इसी के साथ बिल्डिंग के रिसेप्शन लॉबी में वहां ऑफिस स्पेस परचेस करने वाले मुंबई ट्रेडर्स का नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा। ऐसा दावा भी किया गया था ताकि दूसरे ट्रेडर्स को भी सूरत शिफ्ट होने के लिए एक मोटिवेशन मिले। बट यू सी, पूरे सूरत सिटी के साथ ही कुछ मेजर दिक्कतें भी है। डायमंड बिजनेस का नेचर ग्लोबल होता है, जिसमें कनाडा, रशिया और अफ्रीका के माइन से डायमंड्स निकालकर इंडिया से होते हुए एंटवर्प, न्यूयॉर्क, हांगकांग, दुबई ऐसे फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जगहों तक पहुंचता है। यानी कि इंडिया एक तरह से डायमंड माइनर्स और डायमंड बायर्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। अब ऐसे में फ्लाइट कनेक्टिविटी डायमंड इंडस्ट्री का एक क्रूशियल पार्ट है। पर यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? एक तरफ जहां पर मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेली 1000 प्लस फ्लाइट्स हैंडल करता है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वहीं दूसरी तरफ सूरत एयरपोर्ट सिर्फ यूएई के शारजा तक ही डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल करवाता है। ऊपर से एक और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, गुजरात का प्रोहिबिशन लॉ, जो गुजरात को एक ड्राई स्टेट बनाता है। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो सूरत में रहेंगे बिजनेस पर्पसेस के लिए, ये उनके लिए एक लाइफस्टाइल कंस्ट्रेन है। सो क्या सूरत सच्ची में मुंबई का एक लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट बन पाएगा? वेल, ये चीज तो वक्त ही बताएगा। इनफैक्ट सूरत के एक डायमंड ट्रेडर ने ये रिवील किया है कि जिन्होंने एसडीबी में ऑफिसेस खरीदे थे, उनमें से कुछ लोगों ने एसडीबी शुरू होने से पहले ही अपने ऑफिसेस रीसेल भी कर दिए, साइटिंग एब्सेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब माइंड यू फ्रेंड्स, इसका ये मतलब हम बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं कि ये सिचुएशन फॉरएवर ऐसे ही रहने वाली है। ऑब्वियसली विद टाइम सूरत में भी ये सर्विसेज डेवलप होने लगेंगे, बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट होप कि एसडीबी सूरत के डायमंड बिजनेस को फिर से बूस्ट करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने अपने यूएस विजिट के दौरान अमेरिकन फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट के ग्रीन डायमंड को गिफ्ट किया था। एंड फॉर दोज हु मे बी डोंट नो, ग्रीन डायमंड्स बेसिकली ऐसे डायमंड्स होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं इको फ्रेंडली तरीके से, जिसमें माइनिंग में होने वाला फोर्स लेबर और एक्सप्लॉइटेशन की जरूरत नहीं होती। सो विद दिस गिफ्ट, सूरत में मैन्युफैक्चर्ड उस ग्रीन डायमंड की मदद से पीएम मोदी जी ने बिना कुछ बोले ही सूरत को इंटरनेशनली प्रमोट कर दिया था। सो अब क्या इस मूव से इंटरनेशनली एसडीबी के डायमंड मैन्युफैक्चरिंग लैब्स की डिमांड बढ़ेगी, या फिर इसमें लगे 3200 करोड़ रुपीस हमारे सर पर एक और डेट का लोड चढ़ा देंगे? क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनाथ ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया था कि पिछले 9 सालों में देश पर 100 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर एक इंडियन पर आज 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। अब इस कर्ज का, जिसके बारे में सुप्रिया श्रीनाथ बात कर रही है, क्या इसका किसी आम इंसान पर इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस तरह से? वेल, इसे हमने डिटेल में हमारे इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिटेल वीडियो, और मुझे पता नहीं, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत कुछ जब मुझे नई नॉलेज मिलती है, नया कुछ पता चलता है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं जब कोई भी डेटा ले रहा होता हूँ या मुझे कुछ नई चीज़ें पता चल रही होती, जैसे आज ट्रेड के बारे में पता चला कि सूरत, जैसे बात थी ना कि यार सूरत दुनिया का एक हब है कटिंग और पॉलिश के हवाले से,
लेकिन बस इतनी ये नॉलेज थी। क्यों है, क्या वजह थी, कब से हुआ था, मेमार के हवाले से भी बताया, फिर क्यों मेमार से इधर सारे शिफ्ट हुए। लेकिन ये है कि आज एक चीज़ और क्लियर हुई कि मुझे कि सबसे पहले तो सूरत जो है वो मतलब ट्रेड इतना नहीं है, कटिंग और पॉलिश है। और पूरी दुनिया से जो रॉ डायमंड है वो इंडिया ही में आता है 95% समझो। फिर उसके बाद ये कटिंग पॉलिश। अच्छा देखिए कितना एक अजीब सिस्टम है। और इसी तरह ही होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसी तरह होते हैं। जब शुरुआत में किसी इलाके में 2, 4, 8, 10 कारीगर होते हैं, एक फैमिली होती है, उस फैमिली के ख़ानदान वाले लोग बढ़ते हैं। अभी ये जो डायमंड का बिज़नेस होगा ये अक्सर कुछ कम्युनिटी के हाथों में होगा। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कुछ ख़ास कम्युनिटी के लोग इस पे राज करते होंगे। ज़्यादातर कटिंग और पॉलिश में ये नस्ल दर नस्ल ख़ानदान का चल रहा होगा कि जैसे बाप दादाओं से कटिंग और पॉलिश के जो कारीगर हैं अपने बच्चों को भी इस काम में लगाते होंगे, तो ऐसा भी कुछ होगा। और ये डिटेल पता चली कि अच्छा ये बिल्डिंग के हवाले से वीडियोज़ आई थी, काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी वीडियो वायरल हुई है इस बिल्डिंग के हवाले से। और वाकई ही बहुत दूर का, बहुत आगे का सोच के कि एक ही जगह पे सबको जमा कर दिया जाए। एक तरह का जो बिज़नेस है डायमंड के हवाले से वो पूरी दुनिया के लोग, इनका कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया के लोग यहीं आके ट्रेड करें। इस बिल्डिंग बनाने का मकसद फिर ऐसे भी नॉर्मल शहरों में भी जब कोई नए प्लाज़ा बनते हैं तो जाहिर सी बात है लोग उस तरफ आते नहीं हैं, क्योंकि खाली होता है। अब खाली होता है तो लोग आते नहीं हैं, लेकिन लोग आएंगे नहीं तो खाली ही रहेगा। तो फिर कुछ ना कुछ हमारे कराची में एक सिस्टम चलता है, सिर्फ़ और सिर्फ जैसे इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस माफ़ कर दिया जाएगा 6 महीने तक, आप आए और शुरू करें बिज़नेस। कराची में इस तरह से कोई बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनते हैं तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ मेंटेनेंस देना होता है। उस मेंटेनेंस के बलबूते पे आप ये बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चलाएं। फिर साल 6 महीने की कहानी होती है, जब रौनक होती है, पब्लिक आने लग जाती है, तो फिर वो रेंट पे कहानी आ जाती है। शुरू में सिर्फ अच्छा मेंटेनेंस भी अच्छा खासा लिया जाता है, यानी मेंटेनेंस के नाम पे भी आपसे 50% समझो रेंट ही ले लेते हैं। लेकिन एक उनकी और शर्त होती है, किसी तरीके से पब्लिक आए तो सही ना, तो वो इस वजह से ये सिस्टम किया जाता है। उनकी एक शर्त होती है कि जो मेंटेनेंस पे ऑफिस देते हैं वो महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं देते, वो पूरे 6 महीने या साल का एग्रीमेंट करते हैं। पूरे साल का आपका मेंटेनेंस ले लेते हैं, आप साल तक यहीं पर हो आप, यानी वो इस वजह से आपको यहाँ फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ रौनक बढ़े, यहाँ पब्लिक का रुझान हो, पब्लिक की अटेंशन हो, दुकानदारों की भी हो, पब्लिक की भी हो, ताकि लोग आएँ, बिज़नेस बढ़े और ये बिल्डिंग की एक वैल्यू बने। तो इसी तरह जैसे अभी कुछ लोगों ने मुंबई के हवाले से कहा जा रहा है, मुंबई में इसकी ट्रेड होती है और कारीगर जो है समझो सूरत में, तो मुंबई में इसकी ट्रेड होती है। और मुंबई के जो लोग हैं वो इन्होंने आके ऑफिस लिए भी सही लेकिन छोड़ भी दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू में सन्नाटे देख के पब्लिक नहीं है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, और सालों से जो लोग जहाँ जमे होते हैं ना, बेशक बहुत ही खूबसूरत जगह बना दी जाए, लेकिन सालों से जो लोग जमे हुए होते हैं वो बहुत मुश्किल से अपनी बनाई हुई जगह को छोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कारोबारी लैंग्वेज में कि आपकी जगह अगर एक बन जाए तो वो भी आपकी एक वैल्यू होती है, जगह की भी एक वैल्यू होती है। एक शख्स एक बिज़नेस कर रहा है, उसे किसी वजह से वहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वो दुकान जितने की होती है उस दुकान की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा उस जगह की पैसे लेके चला जाता है। लेकिन दूसरा शख्स जो आता है वो उस जगह पर वही बिज़नेस करता है, क्योंकि लोगों का वहाँ आना जाना हो गया था, उस शॉप पे, उस दुकान पे, उसका कारखाना हो गया, कुछ भी हो गया। तो वक्त लगेगा, आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को एक अट्रैक्शन देनी होगी, तो पब्लिक आएगी, लोग आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे। लेकिन आज बहुत कुछ पता चला कि यार सूरत का मामला क्या है। अच्छा दुनिया की जो बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पे ये फिर डायमंड जाता है, फिर वहाँ सेल होता है। तो असल लोचा आज पता चला, गड़बड़ क्या थी, का मामला क्या था। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी डिटेल से वीडियोस बनाते हैं, जितना हो सके इनको सब्सक्राइब करें, मुझे भी कर लिया करे कभी, तो जितना हो सके एनपी ने सब्सक्राइब करें, जो इतनी डिटेल से वीडियोस बनाते हैं, इतनी नॉलेज इकट्ठी करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।